टीचिंग मेथड। लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसको जीटी मेथड भी बोला जाता है। तो उस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या क्रैमिंग मेथड, जीटी मेथड, उसको पढ़ने के बाद में आज अपना सेकंड मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसके अदर नेम क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जीटी मेथड में भी हमने किया था, तो इसके जो अदर नेम है और किन किन नामों से डायरेक्ट मेथड को जाना जाता है। तो देखो, एक तो डायरेक्ट मेथड मतलब सीधा डायरेक्ट, जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट किसी मेथड को सिखाया जाता है तब उसको डायरेक्ट मेथड, डीएम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं नेचुरल मेथड। मतलब एकदम स्वाभाविक तरीके से सीधे रूप में इसको समझाया जाता है, तो इसको नेचुरल मेथड भी बोला जाता है। नेचुरल मेथड एक नाम तो अपना नेचुरल मेथड हो गया। दूसरी बात, ये बोल करके इसमें क्या है कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है, तो इसको ओरल मेथड भी बोलते हैं। ओरल मेथड मतलब स्पीकिंग के थ्रू समझाना, बोल के समझाना। थर्ड, इसको रिफॉर्म मेथड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जहां कमियां रह गई थी उसको सुधार करके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में या जीटी मेथड में सुधार करके डायरेक्ट मेथड को लाया गया था, तो इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड भी बोला जाता है। रिफॉर्म यानी सुधार करना, तो इसको बोला जाता है रिफॉर्म मेथड। हम केवल मेथड में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी हम बात करेंगे, फालतू की बातें अपन नहीं करने वाले। इसमें जो जरूरी है, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हम सीधे सीधे उनकी बात करेंगे। तो ये तो इसके अदर नेम हो गए। इसके बाद में इसके सपोर्टर कौन है? डायरेक्ट मेथड में भी हमने उसके सपोर्टर पढ़े थे, तो यहाँ पे भी जो जीटी मेथड में हमने सपोर्टर पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड में इसके जो सपोर्टर है, जो एक्सपोनेंट है, वो कौन है? इसके सपोर्टर की अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्ट मेथड के सपोर्टर में जो मेन सपोर्टर है, एक नाम आता है माइकल वेस्ट। माइकल वेस्ट। तो डायरेक्ट मेथड के सपोर्टर हो गए माइकल वेस्ट। इसके अदर नेम क्या है? नेचुरल मेथड, ओरल मेथड, रिफॉर्म मेथड। इसके सपोर्टर कौन है? माइकल वेस्ट। और ये कब प्रचलन में थी, कब फैशन में थी? डायरेक्ट मेथड है वो कब फैशन में थी? तो इसका जो फिक्स जो आता है, इसका सेंचुरी बोलते हैं, तो अपन 18th सेंचुरी, जो लेट 18th सेंचुरी बोल सकते हैं, या फिर 1901 है वो, इसके लिए फिक्स एक ईयर आता है। तो ये कब फैशन में थी, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो डायरेक्ट मेथड है वो केम इन 1901। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ मेन चीज अपनी है वो यहाँ पे हो गई। इसका जो अदर नेम है वो नेचुरल मेथड, ओरल मेथड या रिफॉर्म मेथड। सपोर्टर है वो कौन है? माइकल वेस्ट। केम इन 1901, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड इज इन फैशन इन 1901, कि 1901 में ये फैशन में थी, प्रचलन में थी। अब देखो, इसके जो अदर नेम है, इसके थ्रू हम इसके जो मेन, इसके जो विशेषता है वो अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखो, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड से क्या मतलब हुआ कि इसमें जो टारगेट लैंग्वेज है वो नेचुरल वे में सीखी जाती है। इसमें स्टूडेंट है वो करके सीखता है, लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल इसमें लेता है। मदर टंग है वो अवॉइड की जाती है, टारगेट लैंग्वेज पे फोकस होता है। टारगेट लैंग्वेज को एकदम नेचुरल वे, कैसे? जैसे हम मदर टंग को सीखते हैं यूज करके। जैसे हम कभी भी कोई बच्चा है वो सबसे पहले क्या सीखता है? अपनी मदर टंग सीखता है। कैसे? क्योंकि उसको आसपास माहौल ऐसा मिलता है, वो नेचुरल वे में अपने आप सीख जाता है, उसको बोलते बोलते, सुनते सुनते। तो यही चीज इसमें है कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको नेचुरल वे में सीखो, मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसके चारों ओर रखो टारगेट लैंग्वेज का ही, कि बच्चा है वो ऑटोमेटिकली उसको सीख जाए, उसको जोड़ नहीं आए। ओरल मेथड, ओरल मीन्स बोलना, तो ठीक है, यहाँ पे बोलने से अपन समझ सकते हैं। जैसे जीटी मेथड था वहां पे रीडिंग राइटिंग पे ज्यादा फोकस होता था, तो डायरेक्ट मेथड में
में क्या है, ओरल मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा एम्फोसिस यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग का होता है। ये जो लैंग्वेज है, जो डायरेक्ट मेथड है, इसको इंडक्टिवली सिखाया जाता है। जीटी मेथड क्या था? डिडक्टिव मेथड था। ग्रामर ये जो डायरेक्ट मेथड है वो इंडक्टिवली सीखा जाता है यहाँ पे लैंग्वेज को। तो ये भी इनमें डिफरेंस करके आप दोनों मेथड है वो याद कर सकते हो। अगर आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अगर सारी आपको याद है तो डायरेक्ट मेथड की करेक्टरिस्टिक्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। रिफॉर्म मेथड तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन में जहाँ कमी रह गई थी, कमी मतलब वहाँ पे मदर टंग को यूज किया जाता था, यहाँ पे मदर टंग को अवॉइड कर दिया। वहाँ रीडिंग राइटिंग पे जोर दिया जाता था तो यहाँ पे लिसनिंग स्पीकिंग पे दे दिया, तो रिफॉर्म कर दिया, उसको रिफॉर्म कर दिया, उसमें सुधार कर दिया। तो अब हम इसके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स करते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट अपना नेचुरल मेथड से अपन स्टार्ट करते हैं कि अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। ये जो डायरेक्ट मेथड है इसका मानना है कि फर्स्ट पॉइंट अपन बोलेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या मानती है कि टारगेट लैंग्वेज है वो नेचुरल वे में सीखी जानी चाहिए। तो यहाँ क्या बोलता है, टारगेट लैंग्वेज शुड बी लर्न इन ए नेचुरल वे। सेकेंड पॉइंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्फसिस ऑन टारगेट लैंग्वेज, टारगेट भी बोल सकते हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। देखो सेम ही चीज आ रही है, बस इसका अलग टाइप से इसको लिख दिया, तो कैसे भी एग्जाम में लाइन आ सकती है। टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज और है, टारगेट लैंग्वेज शुड बी लर्न इन अ नेचुरल वे, या फिर एम्फसिस ऑन टारगेट या फॉरेन लैंग्वेज। अब टारगेट लैंग्वेज पे जब जोर दिया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, मदर टंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अवॉइड हो गई। मदर टंग अवॉइडेड लिख सकते हैं अपन शॉर्ट में, अवॉइड टू मदर टंग या फिर मदर टंग इज अवॉइडेड। मदर टंग इज अवॉइडेड, या लिख सकते थे कि अवॉइडेड टू मदर टंग। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टारगेट लैंग्वेज शुड बी लर्न इन ए नेचुरल वे रेदर देन नहीं, टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन क्लासरूम रेदर देन मदर टंग। इसी लाइन को एक और तरीके से लिखते हैं अपन, सेम ही चीज है अलग अलग तरीके से लिखी है बस। टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन क्लासरूम, जहां पे बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है टारगेट लैंग्वेज को। तो टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन क्लासरूम रेदर देन मदर टंग। तो देखो नेचुरल जो वे है, इसका जो अदर नाम हमने बताया था, इसी नेम पे अपने 4 पॉइंट है वो एक टाइप से ही बन गए। एक ही चीज इसमें बताई जा रही है कि टारगेट लैंग्वेज है उस पर फोकस किया जाता है, उस पर एम्फेसिस किया जाता है, उस पर स्ट्रेस दिया जाता है रेदर देन मदर टंग। मदर टंग को अवॉइड किया जाता है, इसे बोला जाता है। या फिर इस मेथड का मानना है कि क्लासरूम में मदर टंग को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, अपने को यूज क्या करना है, जो अपनी टारगेट लैंग्वेज है, जो अपनी फॉरेन लैंग्वेज है, जिसको हम सीख रहे हैं, सिर्फ उसी को आप काम में लो। तो इस प्रकार से ये जो 4 पॉइंट्स है वो यहाँ पे अपने क्लियर हो गए एक ही चीज से। अब सेंटेंस है वो कैसे भी आ सकता है, आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जाम में पूछेंगे, एग्जाम में आजकल नोट देकर के क्वेश्चन बोलते हैं कि कौन सा इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं है, कौन सी इसकी विशेषता है वो नहीं है। 3 इसमें विशेषताएं दे देंगे, 1 नहीं देंगे।
तो कैसे भी वो लाइन है वो आ सकती है। देखो अगर अपन पांचवें पॉइंट पे अपन बोले तो यहाँ पे क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे जोर दिया जाता है। देखो एम्फेसिस ऑन लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि इसको ओरल मेथड भी बोला जाता है, अपन उस नाम से याद कर सकते हैं कि एम्फेसिस किस पे दिया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। अब देखो स्पीकिंग पे अगर एम्फेसिस है तो स्पीच पे भी होगा। जब हम बोल रहे हैं तो एम्फेसिस किस पे है, स्पीच पे। तो अपन बोल सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन स्पीच एंड स्पीच। स्पीच जब कोई कर रहा है तो प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए। अब जीटी मेथड में क्या था, प्रोनाउंसिएशन पे इतना जोर ही नहीं दिया जाता था, ध्यान नहीं दिया जाता था कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे उसको बोल रहा है, उसका साउंड सही से प्रोनाउंस कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे एम्फेसिस है वो स्पीच पे दिया जाता है, और किस पे, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उस पे भी जोर दिया जाता है। तो एम्फेसिस ऑन स्पीच एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर कमियां आए तो कमियां भी देखो विशेषताओं के साथ साथ आ रही है। कमियां क्या है, इसमें मदर टंग को फुली अवॉइड किया जा रहा है, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये यूजफुल नहीं है। अगर बड़े बच्चे हैं उनके साथ ऐसा मेथड है वो काम में ले तो ठीक है, सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये मेथड है वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग लेवल पे मदर टंग को अवॉइड कर दिया गया, और फिर इसमें रीडिंग राइटिंग को इग्नोर कर दिया गया। इसमें जो इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस इसमें कराई जाती है। जीटी मेथड में क्या था, एक्सटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस थी। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस यहाँ पे काम में ली जाती है। तो इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस शुड बी डन लिख सकते हैं, या फिर आप इतना ही ध्यान रखो कि इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस इसमें होती है, या शुड बी डन लिख सकते हो आगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इंटेंसिव क्या होती है, यहाँ पे स्पीच प्रैक्टिस होती है, एक्सटेंसिव नहीं होता, यहाँ पे इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इस डायरेक्ट मेथड को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो, क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ग्रामर है या जो टारगेट लैंग्वेज, चलो ग्रामर की बात करें, जीटी मेथड में क्या था, ग्रामर है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती थी, यहाँ पे जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली यहाँ पे ग्रामर है वो यहाँ पे पढ़ाई जाती है, मतलब साथ साथ में इसमें पढ़ाई जाती है। जैसे जैसे अपन जो चैप्टर कर रहे हैं, अपना लेसन कर रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रामर है वो करवाई जाएगी। इस पॉइंट को हम वैसे भी लिख सकते हैं, ग्रामर is taught during the lesson, मतलब जो लेसन करवाया जा रहा है क्लासरूम में बच्चों को, वो वहां पे जो ग्रामर है वो लेसन के दौरान ही वहां पे पढ़ाई जाती है। तो ग्रामर इज टॉट ड्यूरिंग द लेसन, या ग्रामर इज टॉट टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द लेसन। ग्रामर इज टॉट टू द चिल्ड्रन, टू द स्टूडेंट्स
दौरान ही जो मेन चीजें हैं वो ग्रामर की वहां पे बता दी जाती है। ऐसे नहीं कि ग्रामर को एकदम डीपली करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ग्रामर को भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। अब कंपैरिजन अगर अपन जीटी मेथड में करें तो जीटी मेथड में क्या था, रूल टू वहां पे एग्जाम्पल था, रूल को क्या माना गया था, पार्ट माना गया था। यहाँ पे सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सारी चीजें हैं वो जीटी मेथड की एकदम क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे वहां पे क्या था, अपना रूल टू एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड वो कैसे चलेगा, एग्जाम्पल टू रूल। सारी चीजें उल्टी आ जाएगी, एग्जाम्पल टू रूल हो गया, होल टू पार्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल है वो एक पार्ट होता है, एग्जाम्पल है वो होल मटेरियल होता है, तो क्या हो जाएगा ये होल टू पार्ट। अननोन से क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल है वो अननोन है, जो रूल होता है वो नोन होता है, तो अननोन टू नोन। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट अपने ये कंटिन्यू हो गए। कंपैरिजन करके इसको इजीली है वो अपन समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसमें देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसमें टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन का जो माध्यम क्या होता है, जो हाँ मतलब बच्चों को इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है, तो जो मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो भी टारगेट लैंग्वेज होती है, क्योंकि मदर टंग को तो अवॉइड किया जाता है, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को यूज में लेना होता है। तो मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, टारगेट लैंग्वेज, जो अपन सिखा रहे हैं बच्चों को। इंस्ट्रक्शन भी किस में होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज में। अब देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, आपने जो वर्ड है वो क्या था, यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड था, मतलब वर्ड बाय वर्ड ही वहां पे ट्रांसलेशन है वो किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो क्या है, यहाँ पे सेंटेंस है, क्योंकि स्पीच पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। जब स्पीच होगी तो पूरा सेंटेंस है वो बोला जाता है, तो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। यूनिट ऑफ टीचिंग, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, सेंटेंस। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक चीज और थी, देखो वो टीचर सेंटर्ड मेथड था। जो जीटी मेथड है वहां पे टीचर सेंटर ज्यादा था, टीचर वो सारा काम करवाता था। यहाँ पे क्या है, बच्चे से सारी चीजें करवाई जा रही है, मतलब ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड ये मेथड है। तो ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड है। लर्नर सेंटर्ड है मतलब इसमें स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल यहाँ पे अपना प्ले करता है। तो ये लाइन भी अपन ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैव एन एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, स्टूडेंट्स प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस मेथड, इन दिस। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे अपना एक्टिव रोल है वो प्ले करता है, मतलब बच्चे पे ही पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से मेन सारी चीजें हैं वो डायरेक्ट मेथड की अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो डायरेक्ट मेथड में आपने अगर जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड को अगर आप कंपैरिजन के रूप में यहाँ पे पढ़ोगे, अगर इस दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको इजीली दोनों मेथड है वो समझ में आ जाएंगे। डायरेक्ट मेथड में सुधार करके डायरेक्ट मेथड को लाया गया है। सुधार किसने करके, जीटी मेथड में। तो जीटी मेथड में सुधार करके डायरेक्ट मेथड को 1901 में यूज में लिया गया था। इसमें क्या है, लिसनिंग स्पीकिंग पे जोर दिया जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, स्पीच पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है, यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस होता है,
बजाय किसके, वर्ड के। और लर्नर सेंटर है, स्टूडेंट का एक्टिव रोल होता है। यहाँ पे टीचर है, टीचर को नेग्लेक्ट किया जाता है। और हाँ, कन्वर्सेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं अपन। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, तो कन्वर्सेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। एम्फोसिस ऑन the conversation of emphasis on the conversation, क्योंकि कन्वर्सेशन पे अपन स्ट्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे द आर्टिकल को यूज में लिया गया है। तो एम्फेसिस ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, उन दोनों के बीच में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है वो होता रहता है, तो कन्वर्सेशन पे भी जोर दिया जाता है। और बच्चा जब कन्वर्सेशन करेगा टीचर के साथ तो ही तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेगा। देखो, एक कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, अगर कन्वर्सेशन हो रहा है तभी तो वो प्रोनाउंसिएशन सीख रहा है, तभी तो वो स्पीच सीख रहा है, तभी तो वो लिसन कर रहा है, स्पीकिंग सीख रहा है। दो स्किल पे यहाँ जोर दिया गया है। अब अगर इसकी कमियों की बात करें तो देखो, कमियाँ सीधी सी बात है, छोटे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है, खर्चीले भी है। ऊपर से इतने जो बोल सकते हैं कि जो टीचर है इस टाइप के, एकदम जो लर्न टीचर है इस टाइप के, जो इस मेथड को पढ़ा सके, तो ऐसे टीचर मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो इसको इस मेथड में यूज में लिए जाते हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और रीडिंग राइटिंग पे इसको रीडिंग राइटिंग को इग्नोर किया जाता है, ग्रामर को इग्नोर किया जाता है। तो एक एक पॉइंट है वो यहाँ पे डिमेरिट्स के भी अपने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से मेन पॉइंट है वो अपने डायरेक्ट मेथड के यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मेथड है वो अपन स्ट्रक्चर मेथड नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। आई होप आपको वीडियो है वो अच्छी लगी है, पसंद आई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट और आपके माइंड में आ रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। इन पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है, पॉइंट है, कौन सी चीज़ है वो आपको क्लियरली समझ में नहीं आई। समझाने का नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।